नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्जाम और इससे रिलेटेड हमने आपको कम से कम 32 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं और इसके साथ साथ मैं आपको इंडियन पॉलिटी भी पढ़ा रहा हूं और ये इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 8 है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है किसी का आंसर तो उसको नोट डाउन करते चलिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किस भाग में है? भाग 4 में इसका वर्णन है। संविधान के चौथे भाग में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की नीतियां दी गई हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक का नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है। ये टोटल यहाँ से 16 आर्टिकल्स हैं और इससे पहले हमने क्या बताया था, किस भाग में है? तो भाग 4 में है। तो इसको नोट डाउन करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर आपको पता था या नहीं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो ये जो प्रावधान है वो 1937 के आयरिश संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आप कमेंट करके थोड़ा सा डिटेल के बारे में आप बताएं। नीति निर्देशक तत्व संविधान की अनोखी विशेषता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसने दिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी 5 का हो जाएगा ए। बाबा साहब ने इन्हें आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाली अनोखी विशेषता कहा था। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा और चेतना कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे भाग 3 और भाग 4 दोनों आता है। आप कमेंट करके इसको बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में किस तरह के राज्य की स्थापना करना है? तो क्वेश्चन को आप एक बार और पढ़ लीजिए। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में किस तरह के राज्य की स्थापना करना है? तो 7 का आंसर आ जाएगा कल्याणकारी राज्य, यानी वेलफेयर स्टेट। 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था संभालना नहीं है बल्कि जनता का सामाजिक आर्थिक विकास भी करना है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ये कथन किसने कहा था? तो किसने बोला था इसको? KT शाह ने बोला था। आप कमेंट करके इसको आंसर बताएं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य यानी स्टेट की परिभाषा देता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अनुच्छेद 36 क्या बोलता है कि इसके अनुसार राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। 10 का आंसर हो जाएगा ए। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 37 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन को आप एक बार और जरूर पढ़ लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया है। तो ये साफ करता है कि भले ही ये अदालत द्वारा लागू ना हो लेकिन देश के शासन में आधारभूत है। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या कह रहा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका वर्णन अनुच्छेद 38 में मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये अनुच्छेद राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 39D में है इसका वर्णन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करते चलिए। तो 13 का जो बी क्या कह रहा है कि राज्य ये व्यवस्था करेगा कि समान काम के लिए महिलाओं और पुरुषों के वेतन में कोई भेदभाव ना हो। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में है? अगर हम 14 की बात करेंगे तो 39A में है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। 39A में इसका वर्णन किया गया है। तो ये कहता है कि इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ताकि पैसे की कमी के कारण कोई न्याय से वंचित ना रहे। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। 39A। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है और मैंने इसको कई बार कराया है, तो इसको आप कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। ग्राम पंचायतों का जो गठन है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत किस महापुरुष के विचारों और दर्शन पर आधारित है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। गांधी जी की कामना थी कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और ग्राम स्वराज जरूरी है, ये चीज़ इन्होंने कहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 16 का आंसर हो जाएगा बी। कुछ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक कल्याण सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 41 में इसका वर्णन किया गया है। कहा गया है कि बुजुर्गों, बीमारों या जो दिव्यांग हों को काम और सरकारी मदद जैसे वृद्धा पेंशन होती है इसी के तहत मिलती है। तो अनुच्छेद 41 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में चल रही मनरेगा योजना मुख्य रूप से किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए बनाई गई है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 41। कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और महिलाओं को प्रसूति सहायता जिसको मैटर्निटी रिलीफ बोलते हैं जो देने का प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 42 में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का बी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि फैक्ट्रियों या दफ्तरों में काम का माहौल सुरक्षित रखना और कामकाजी महिलाओं को मैटर्निटी लीव देना इसी में आता है। तो 19 का हो जाएगा बी। कर्मचारियों के लिए निर्वाह यानी मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 43 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उद्योगों के प्रबंध में कामगारों यानी मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, 43A जोड़ा गया है। यहाँ पे कहा गया कामगारों या मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? अनुच्छेद 43A। तो 42वें संविधान संशोधन से जुड़े इस अनुच्छेद का मकसद कंपनियों के मैनेजमेंट में मजदूरों को जगह देना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद किस में आता है? 22 का 43B में आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो इसको जो 97वां जो संविधान संशोधन था वो कब हुआ था? 2011 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया था ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा मिल सके। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत का एक ऐसा राज्य जहां लंबे समय से समान नागरिक संहिता लागू है, तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है गोवा। 24 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो 24 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 25 का आंसर आ जाएगा, अनुच्छेद 45 में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआती आंगनबाड़ी शिक्षा और 6 साल से छोटे बच्चों की सेहत की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 45। तो 25 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति यानी जिसको हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो 27 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, अनुच्छेद 46 में की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। लोगों के जीवन स्तर को सुधारने, पोषण के स्तर को बढ़ाने और जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कर्तव्य राज्य को कौन सा अनुच्छेद सौंपता है? तो राज्य को अनुच्छेद कौन सा सौंपता है? अनुच्छेद 47। तो 28 का हो जाएगा यहाँ पे बी। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में इसका किया गया। तो 13 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, अनुच्छेद 48। इसको आप नोट डाउन करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य खेती और डेयरी सेक्टर की नई तकनीकों के साथ मजबूत करना है। तो अनुच्छेद 48। आगे बढ़ते हैं। गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 48 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान
किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 48A में, यानी 48 के का में। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ था, द्वारा जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48A जिसको बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो भी मैंने बताया था, तो ये 33 का आंसर हो जाएगा ए। 42वां संविधान संशोधन ये हुआ कब था? 76 में हुआ था। 44वां हुआ था 78 में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 49 में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ये कह रहा है कि जैसे ताजमहल, लाल किला जैसे ऐतिहासिक जो स्मारकों को नुकसान और चोरी से बचाना राज्य का काम है। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी। इसका वर्णन है अनुच्छेद 49 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो अनुच्छेद 50 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि निष्पक्ष न्याय के लिए जो हमारी जुडिशरी है को सरकारी अफसरों या नेताओं के दबाव से मुक्त रखना जरूरी है। तो 35 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51। ये भारत को एक शांतिप्रिय देश के रूप में पेश करता है जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत से सुलझाना चाहता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी आ जाएगा। भारत की विदेशी नीति यानी जो फॉरेन पॉलिसी का मुख्य आधार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद माना जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो अनुच्छेद 51। ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 44, यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो 39 का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता उदार बौद्धिक सिद्धांत है। जबकि अनुच्छेद जो 40 है, 43 है और जो 47 है वो गांधीवादी विचारों पर है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 44। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उदार बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? अनुच्छेद 44 आता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। से पहले हमने इसके बारे में भी बात की है। तो ये कह रहा है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून की बात करना आधुनिक और उदार बौद्धिक विचारधारा का हिस्सा है। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 44 अनुच्छेद हो जाएगा, आर्टिकल 44। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 द्वारा भाग 4 में कुल कितने नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? तो कुल 4 जोड़े गए थे। तो 41 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। कुल 4 जोड़े गए थे। तो कौन कौन से जोड़े गए थे? तो एक जोड़ा गया था 39F, 39A, 43A और 44A। ये 4 महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो जोड़े गए थे, यानी 39F, 39A, 43A और 48A। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 में एक और क्लास जोड़कर आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को कम करने की बात कही गई है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा 42 में क्या बोल रहा है कि जो हमारा 44वां संविधान संशोधन था ये कब हुआ था? 1978 में जनता पार्टी सरकार ने इसके जरिए असमानता को कम करने का दायित्व राज्य को सौंपा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 42 का आंसर आ जाएगा बी। और ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा कौन सा नया निदेशक तत्व जोड़ा गया था? तो अभी इससे पहले ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, यानी 43 बी जोड़ा गया था यहाँ पे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच मुख्य अंतर क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब रिपीट होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि मूल अधिकार कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो बाध्यकारी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। तो 44 का हो जाएगा ए। ठीक है, मूल अधिकार कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और निर्देशक तत्व नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? तो इसकी जो प्रकृति है वो है सकारात्मक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 45 का आंसर हो जाएगा आपका बी।
मूल अधिकार राज्य पर पाबंदी लगाते हैं, जबकि जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं राज्य को काम करने के निर्देश देते हैं, यानी सकारात्मक निर्देश देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 45 के बाद 46 पे आते हैं। किस प्रसिद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर टिका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 46 का आंसर हो जाएगा बी, मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। और इसमें कहा क्या गया था कि कोर्ट ने कहा था कि संविधान इन दोनों के आपसी तालमेल और संतुलन पर ही टिकी एक गाड़ी है। तो मिनर्वा मिल्स जो केस था जो 1980 में हुआ था, तो डेट भी याद रखनी है। नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए किस रूप में कार्य करते हैं? तो जो नीति निदेशक तत्व हैं वो नैतिक मार्गदर्शन या सिफारिश के रूप में कार्य करते हैं। तो 47 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करते चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्या संसद नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर इसका क्या आ जाएगा? हाँ, बशर्ते वह मूल ढांचे को नुकसान न पहुँचाए। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे ये कह रहा था कि क्या संसद नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, बशर्ते वह मूल ढांचे को नुकसान ना पहुँचाए। आगे बढ़ते हैं। नीति निदेशक तत्वों का मुख्य कार्यपालिका या क्रियान्वयन प्राधिकारी कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन होता है यहाँ पे? केंद्र और राज्यों की सरकारें। यहाँ पे क्या होता है, चूँकि जो हमारा कानून और नीतियाँ सरकारें बनाती हैं, इसलिए इन्हें लागू करने का जो असली जिम्मा है ये उन्हीं का होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।